हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 20 और यहाँ से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। ठीक है। स्टाफिंग को समझने से पहले मैं इसका लिंक क्रिएट करता हूँ और ये बताता हूँ कि ये क्या है। ठीक है। सबसे पहले स्टाफिंग है क्या। ये आपके मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, मैनेजर फंक्शन है, जो कि आपका ऑर्गेनाइजिंग के साथ साथ यूज़ होता है। ऑर्गेनाइजिंग के साथ साथ यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया आपको कि स्टाफिंग जो है वो मैनेजमेंट का एक फ़ंक्शन है, प्लस ये आपके ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के साथ यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैनेजमेंट फंक्शन में सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, प्लानिंग को यूज़ करते हैं। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जैसे कि मैंने अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मुझे इस साल में 200 करोड़ रुपए की सेल करनी है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया जो मैंने उसकी प्लानिंग की। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो 200 करोड़ की सेल को करने के लिए जितने भी टास्क, जितने भी वर्क हैं, मैंने उन सारे वर्क्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे परचेज़ करना है रॉ मटेरियल को, मुझे मैन्युफैक्चर करना है, मुझे उसको सेल करना है या फाइनेंस की अरेंजमेंट करनी है। तो मैंने अपने सारे वर्क को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको डिवाइड कर लिया और अपने जितने भी मेरे फंक्शंस हैं, परचेज, सेल, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, एचआर या फाइनेंस, जो भी मेरे ये फंक्शंस हैं जो मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज़ करूँगा, उन सारे के सारे फंक्शंस को मैंने डिवाइड करके डिपार्टमेंट्स बना दिए। डिपार्टमेंट्स का मतलब फंक्शन को स्पेशलाइजेशन लाने के लिए कि हर फंक्शन अच्छे से हो, उसके लिए मैंने मैनेजर को और उसके अंडर में काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट करना है। मैंने अभी फ़िलहाल उसकी तैयारी करी है, उसका चार्ट तैयार किया है कि मेरे डिपार्टमेंट्स बनेंगे, उसमें मेरे वो मैनेजर आएगा, मैनेजर के अंडर में सबऑर्डिनेट्स आएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, हम पहले एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं कि हमारा काम क्या है, क्या हमारे ग्रुप बनेंगे, कितने हमारे डिपार्टमेंट्स होंगे, उन डिपार्टमेंट में से कितने मैनेजर हमें चाहिए और कितने सबऑर्डिनेट चाहिए। तो मैंने भी क्या बताया कि जो स्टाफिंग का काम होता है वो ऑर्गेनाइजिंग के साथ चलता है। अब ये स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग का मतलब होता है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आपने डिपार्टमेंट्स बनाए, जो आपने एक्टिविटीज़ डिसाइड की, उन एक्टिविटीज़ को आप किससे परफॉर्म कराओगे, मैन पावर से। तो मैन पावर को चुन कर लाना, मैन पावर को सिलेक्ट करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पर लेकर आना, डेजिग्नेशन पर लेकर आना, पोजीशन पर लेकर आना, हमारा स्टाफिंग कहलाता है। अब स्टाफिंग का जो मीनिंग है और उसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइडर है। अभी तक स्टाफिंग में हम लोग ये समझते होंगे या आप लोग ये समझते होंगे कि स्टाफिंग का मतलब है कि एम्प्लॉय को जॉब पर लेकर आना, एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना और उसे जॉब देना और उससे काम पूरा कराना। हाँ, स्टाफिंग का मतलब इतना होता है, लेकिन इतना ही नहीं होता, इससे आगे भी उसका मीनिंग और भी वास्ट है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टाफिंग क्या होता है। सबसे पहले हम उसका छोटे से मीनिंग से स्टार्ट करेंगे स्टाफिंग के, कि स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग इज़ द सेलेक्टिंग ऑफ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ये इसका एक छोटा सा मीनिंग है जहाँ से स्टाफिंग की शुरुआत होती है। स्टाफिंग यहाँ तक नहीं रह जाता, इसके आगे भी स्टाफिंग बहुत कुछ बताता है जो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। तो स्टाफिंग का मतलब होता है सेलेक्टिंग राइट पर्सन, सही व्यक्ति को चुनना और सही जॉब पर रखना। सेलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो जॉब है उस जॉब के अकॉर्डिंग ही, उस राइट और जो आपकी जॉब है और उस जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उस जॉब के लिए आपको नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत है, स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग उसको चुनना। अगर मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए एक फिज़िक्स की जॉब है किसी स्कूल में और वहाँ पर आप अपॉइंट कर रहे हो बायो के टीचर को, ठीक है, तो द राइट पर्सन नॉट फॉर द राइट जॉब। इसका मतलब आपने सही व्यक्ति को नहीं चुना और उसकी जॉब भी सही नहीं है। इसका मतलब अगर फिज़िक्स के लेक्चरर को फिज़िक्स की जॉब के लिए अगर आप चुनते हो तो राइट पर्सन शुड बी सेलेक्टिंग ऑफ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो ये होता है हमारा स्टाफिंग का काम कि जिस जॉब के लिए आपको जिस व्यक्ति की ज़रूरत है, आप उसी जॉब के लिए उसी व्यक्ति को जब चुनते हो उसकी नॉलेज और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो स्टाफिंग कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं स्टाफिंग का ब्रॉड मीनिंग, वाइडर मीनिंग कि स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। सबसे पहले इस पे फोकस कीजिए कि स्टाफिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। वो इसलिए कॉन्टीन्यूस है क्योंकि स्टाफिंग के अंडर में जो स्टाफिंग का काम है वो रेगुलरली चलता रहता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में काम पर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर भी चले जाते हैं, फिर नए एम्प्लॉय आते हैं, पुराने चले जाते हैं, नए आते हैं, इस तरीके से रिपीटिशन चलती रहती है। तो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है कि ये स्टाफिंग जो है वो एक प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना, रिटेंशन ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना, डेवलपमेंट उसको नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, नए नए काम देना,
जैसे मान लीजिए फिजिक्स का लेक्चर आ रहा है किसी स्कूल में टीचिंग करने के लिए, आपने उसको प्रैक्टिकल का काम दे दिया, आपने उसको लैब अटेंडेंट बना दिया, आपने उसको चेकिंग का काम दे दिया, आपने उसको कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो इसका मतलब आप उसकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आपने उसको अलग अलग काम दे के उसको डेवलप कर रहे हैं, उसको नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने उसको सेमिनार कंडक्ट कराने के लिए बोला कि आप अपने स्कूल में सेमिनार कंडक्ट करिए, जो आपकी जो स्टूडेंट्स जो आपके 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उनका सेमिनार कंडक्ट कीजिए। तो आप उसकी डेवलपमेंट कर रहे हो, उसको नए नए तरीके दे रहे हो काम करने के। परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्टाफिंग में क्या आता है कि हम जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है उसे एक स्टैंडर्ड देते हैं काम करने का, कि अगर आपने इस स्टैंडर्ड को अचीव किया तो हम आगे जाके आपकी जॉब में प्रमोशन दे सकते हैं, आपकी सैलरी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक टीचर का स्टैंडर्ड बना दिया कि आपके अगर 10 बच्चों ने 95 मार्क्स लिए आपके सब्जेक्ट में, तो आपकी सैलरी और आपकी प्रमोशन दोनों बढ़ सकती हैं। आप डिपार्टमेंट के एचओडी बन सकते हैं, आप वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। ठीक है, और वो परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज़ किया जाता है किसके लिए? ये चेक करने के लिए कि हमें अपने एम्प्लॉय की प्रमोशन करनी है नहीं करनी, हमें उसकी सैलरी बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी। तो प्रमोशन और कंपनसेशन का काम भी स्टाफिंग में किया जाता है। उसके बाद जो ये काम किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? ऑफ इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्टाफिंग का काम होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के लिए किया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहलाती है? ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल दो तरह की होती है, मनी कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। जो पैसा हम ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं वो मनी कैपिटल होती है, और ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को लगाते हैं, पैसे से एम्प्लॉयज़ को लेकर आते हैं, जो हम उनको सैलरी पे करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन भी क्या है? एक कैपिटल की फॉर्म है, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल होती है, क्योंकि ये कैपिटल से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑपरेशन में चल पाती है। चलिए, ये तो हो गया आपका स्टाफिंग का मीनिंग हो गया। जो ये पूरा का पूरा स्टाफिंग का ब्लैक पेन जो ब्लैक से लिखा हुआ है, ये सारा का सारा स्टाफिंग का मीनिंग है, और कहीं ना कहीं इसमें स्टाफिंग की प्रोसेस भी थोड़ी बहुत आपकी आ गई है। स्टाफिंग की प्रोसेस कैसे आ गई है इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा एक क्लियर कर देता हूँ एक्विजिशन का मतलब। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दिया एक्विजिशन का मतलब क्या होता है। एक्विजिशन का मतलब होता है, एक्विजिशन जो होता है वो अपने आप में 4 स्टेप लेके चलता है। एक्विजिशन अपने आप में 4 स्टेप लेके चलता है। एक्विजिशन का मतलब होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में जिस जॉब के लिए आपको जिस व्यक्ति की ज़रूरत है, जब आप उसे हायर करने के लिए मल्टीपल लोगों को बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक वैकेंसी है, एक जॉब खाली है, तो आपने लोगों को बुलाया उस जॉब के लिए। तो अब उस जॉब के लिए हो सकता है कि एक ही व्यक्ति आए, हो सकता है 10 लोग आ जाए, 5 लोग आ जाए, हो सकता है 15 लोग आ जाए एक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई तो कितने भी लोग कर सकते हैं। मान लीजिए वैकेंसी एक है तो अप्लाई करने पे कोई लिमिट नहीं होती। अप्लाई करने के लिए 20 आ जाए, 15 लोग आ जाए, कोई मना नहीं है। तो जब किसी जॉब को अप्लाई करने के लिए लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसे रिक्रूटमेंट बोलते हैं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है पॉजिटिव प्रोसेस सीक्स टू अट्रैक्ट सुटेबल एप्लीकेंट टू अप्लाई फॉर द अवेलेबल जॉब। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब अवेलेबल है उसके लिए एप्लीकेंट्स को अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करना। हम अट्रैक्ट करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, हम वेबसाइट पे ऐड देते हैं, ऑनलाइन ऐड देते हैं। ठीक है, और कई बार एडवर्टीजमेंट में मेंशन करते हैं कि आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी, अच्छा पर्क्स दिया जाएगा, आपको एकोमोडेशन दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा, आपको कमीशन दिया जाएगा। इस तरह के आप अट्रैक्टिव टर्म्स का यूज़ करते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं कि आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई किए। तो जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं, ठीक है, और इनवाइट करके जब आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन बुलाते हैं तो हम उसे रिक्रूटमेंट बोलते हैं। जितने भी लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, जब उनमें से आप बेस्ट जो आपके सही व्यक्ति को चुनते हैं आप अपने जॉब के लिए, जो बिल्कुल फिट होता है आपकी जॉब की जॉब के लिए, जो बिल्कुल कैपेबल होता है, नॉलेजेबल होता है, आप उसे क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन। उसके बाद हम क्या करते हैं? प्लेसमेंट करते हैं। प्लेसमेंट का मतलब होता है हम उसे जॉब देते हैं कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में इस डिपार्टमेंट में ये काम करना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक अकाउंटेंट की आपको ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है। अब अकाउंटेंट का काम तो बहुत बड़ा होता है, उसको जनरल एंट्री पास करने भी आती है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाने आता है, उसको P&L अकाउंट भी बनाने आता है, बैलेंस शीट भी बनाने भी आती है, बहुत सारा काम आते हैं उसको। ठीक है, उसको BRS भी आता है, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का काम भी आता है। तो आप उसे डिपार्टमेंट में कौन सी जॉब दे रहे हो, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, वो कहलाता है प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराते हो सबसे, कि भाई ये आपका मैनेजर है, ये आपका सबॉर्डिनेट है, ये आपका सुपरवाइज़र है। तो जब आप सभी लोगों से एम्प्लॉय को, चुने हुए एम्प्लॉय को मिलवाते हो, उनसे इंट्रोड्यूस कराते हो, तो वो ओरिएंटेशन होता है।
उसके बाद सबसे पहले आप उसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले आप उसे उस काम के बारे में समझाते हो कि भाई ये हमारे सप्लायर हैं, ये हमारी पार्टीज़ हैं, ये हमारे कस्टमर हैं, ये हमारे वेंडर्स हैं, या ये हमारे क्लाइंट्स हैं, इनसे आपने इतने बजे बात करनी है, ये फ़ाइल है। जब आप पूरे ऑफिस के काम के बारे में उसे ट्रेनिंग देते हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में बेसिकली क्या करते हैं हम, जो एम्प्लॉई सिलेक्टेड हुआ है उसको जो नॉलेज है उसकी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए, उसे काम समझाने के लिए कि तूने क्या काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको क्या काम करना पड़ेगा, वो कहलाता है ट्रेनिंग। तो चलिए इमेज के ज़रिए हम थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ पर कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं ऑफिस के बाहर, दे आर द रिक्रूटर, दे आर द रिक्रूटिंग पर्सनस। ये क्या हैं, आपके जो रिक्रूटिंग है, मतलब इनको रिक्रूट कर लिया गया है, इनको बुला लिया गया है जॉब के लिए। अब मान लीजिए वैकेंसी है एक और ये 5 कैंडिडेट है, और इनमें से आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा एक इंसान को, एक व्यक्ति को। तो ये हो गई आपकी रिक्रूटमेंट। आपने उन 5 में से एक को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कैसे किया होगा, एक प्रोसेस के ज़रिए। आपने इंटरव्यू लिया होगा, उनका टेस्ट कंडक्ट कराया होगा, रिटन टेस्ट लिया होगा, ये आपने उसको प्लेसमेंट दे दी कि ये आपकी बेंच है, ये आपका ऑफिस है, आपने ये काम करना है, ये लैपटॉप है, ये मटेरियल है। फिर आपने उस एम्प्लॉय को सभी से इंट्रोड्यूस कराया कि ये आपके मैनेजर हैं, ये आपके सबॉर्डिनेट हैं, ये आपके साथ में काम करने वाले जो हेल्पिंग हैंड हैं, जो आपकी मदद करेंगे। ये आप ट्रेनिंग दे रहे हो। जितने भी एम्प्लॉय में जो फ्रेशर होता है या ऑलरेडी जो काम कर रहे होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, कलेक्टिवली ट्रेनिंग देते हैं कि आपने ऑफिस में किस तरीके से काम करना है। तो ये थी कुछ इमेज जो हमें ये बता रही हैं कि हमारे जो स्टाफिंग होता है उसमें क्या क्या काम किया जाता है। तो स्टाफिंग का मतलब होता है सिलेक्टिंग द बेस्ट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। बट यहाँ पर स्टाफिंग जाके सीमित नहीं रहता। स्टाफिंग जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एस्टिमेटिंग द मैन पावर। सबसे पहला स्टेप होता है स्टाफिंग में एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी हमें ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, स्टाफिंग जो होता है वो मैन पावर की रिक्वायरमेंट को देखता रहता है, कितनी रिक्वायरमेंट चल रही है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो हमेशा चलती रहती है। तो स्टाफिंग में सबसे पहले हम मैन पावर रिक्वायरमेंट देखते हैं। अब मैन पावर रिक्वायरमेंट जो होती है वो 2 तरीके से देखी जाती है, वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये असेसमेंट करना, ये चेक करना कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम है और उस काम को करने के लिए कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि काम ज़्यादा है और उस काम को जो एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में है वो कम है, तो वो होता है वर्कलोड एनालिसिस। इट मीन्स नंबर ऑफ टास्क आर मोर एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉर डूइंग द टास्क इज़ लेस। काम बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत कम हैं, तो उसके लिए जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो वर्कलोड एनालिसिस निकल के आता है। और एक होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब होता है ये चेक करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम है और उसके लिए कितने एम्प्लॉय हैं। जब हमारा एनालिसिस हमें ये बताता है कि काम कम है और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमने एनालिसिस किया कि वहाँ पर 8 लोगों की ज़रूरत है, 2 लोग खाली हैं, 2 लोग वेकेंट हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। और एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम बाहर से किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे। तो जिस डिपार्टमेंट में 2 एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं और जो उनके पास कोई काम नहीं है, तो हम उन डिपार्टमेंट से उन लोगों को हटा के दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर उनको फिट कर देंगे। तो ये होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। और वर्कलोड का मतलब होता है कि जहाँ पर काम की ज़रूरत, जहाँ पर काम ज़्यादा है और एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़रूरत है हमें, तो हम क्या करते हैं, वर्कलोड एनालिसिस करते हैं। वर्क एनालिसिस करते हैं कि काम कहाँ पर ज़्यादा है और एम्प्लॉय कहाँ पर कम है। तो वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस दोनों एक साथ चलते हैं। वर्कलोड एनालिसिस तो हमें बताता है कि हमें अंडर स्टाफ के बारे में, अंडर स्टाफ का मतलब होता है कि एनालिसिस से पता चलता है कि कहाँ पर एम्प्लॉय कम है। और वर्कफोर्स एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर एम्प्लॉय ज़्यादा हैं, किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज़्यादा काम कर रहे हैं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस के ज़रिए अगर हमें लगता है कि किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज़्यादा हैं, तो जहाँ पर लोड ज़्यादा है वहाँ पर उनको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एनालिसिस जो होते हैं वो एक साथ चलाए जाते हैं, वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद जब हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारी मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है, और जब हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क फोर्स से एनालिसिस हो जाता है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में जितने एक्स्ट्रा एम्प्लॉय थे वो हमने फिट कर दिए। ठीक है, मान लीजिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में 4 लोगों की ज़रूरत है, वर्क फोर्स एनालिसिस से
आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज़्यादा एम्प्लॉय थे वो 2 निकल के आ गए, 2 एम्प्लॉय ऐसे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है लेकिन उनके पास काम नहीं है, तो आपने 2 एम्प्लॉयज़ को सेट कर दिया, अपने ऑर्गेनाइजेशन फिट कर दिया, रह गए 2, आपको 4 लोगों की ज़रूरत है। तो अब 2 लोगों के लिए आपको क्या करना है, आपने वही रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करनी है। अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शिफ्टिंग हो जाती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो आप अगले स्टेप पे नहीं आएंगे। लेकिन अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी आपके एम्प्लॉय की ज़रूरत पूरी नहीं होती है, तब हम आते हैं अगले स्टेप पे, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। एम्प्लॉयज़ को ढूंढना, कहाँ से आएंगे एम्प्लॉय, और उन एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना, उनको रिझाना, उनको मनाना कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएँ और जॉब के लिए अप्लाई करें। ये क्या होती है, एक पॉजिटिव अप्रोच होती है रिक्रूटमेंट। उसके बाद है आपका सिलेक्शन। हमने क्या करना है, जितने भी एम्प्लॉय जॉब के लिए अप्लाई करने आएंगे, हम उनमें से जो भी बेस्ट होगा उनको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, उनकी प्लेसमेंट करते हैं, उनको पोजीशन के बारे में बताते हैं कि ये डिपार्टमेंट है और आपकी ये जॉब है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते हैं। फिर ओरिएंटेशन होता है उनका। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को हम दूसरे एम्प्लॉय के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं, पहचान कराते हैं। फिर उसके बाद है आपका ट्रेनिंग। हम उन्हें क्या करते हैं, जो जॉब उन्हें हमने दी है, जो हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो हमने उनको एक्टिविटी दी है, उसके बारे में हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकें और डिपार्टमेंट में मिले हुए काम को, जो काम दिया गया है, उसे अच्छे से पूरा कर पाएँ। ठीक है, तो ये तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, ये 5 स्टेप ऐसे हैं जो एक नए एम्प्लॉय को के साथ पूरे किए जाते हैं। जब एम्प्लॉय पुराना हो जाता है तो एम्प्लॉय के पुराना होने के बाद फिर ये कुछ स्टेप्स आगे निभाए जाते हैं, जैसे डेवलपमेंट में क्या होता है कि डिज़ाइनिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी, मतलब आपने क्या करना है, एक ऐसा डिज़ाइन सेट करना है ऑर्गेनाइजेशन में जिससे एक एम्प्लॉय को अपने मिले हुए काम के अलावा उसे और नए नए काम सीखने को मिले। अब मान लीजिए कि एक एमकॉम कैंडिडेट है, अकाउंटेंट है, आपने उसको जनरल एंट्री का काम दे दिया। धीरे धीरे आपने एक ऐसा फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशन में बना रखा है जिसमें एम्प्लॉय को 1 साल या 2 साल के बाद आप उसे हर बार एक नया काम देते हैं। जैसे जनरल एंट्री के बाद आपने उसे बैलेंस शीट का काम दे दिया, फिर आपने उसको टैक्सेशन का काम दे दिया, फिर कॉस्टिंग का काम दे दिया। आज वो कंपनी के जो लीगल इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर वर्कआउट करता है, कंपनी की जो रिटर्न्स होती है, इनकम टैक्स फाइल होती है, कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, उस पर काम करता है। तो ये होता है डेवलपमेंट। जब आप उसे नई नई स्किल्स देते हो, नए नए काम देते हो ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके, तो वो होता है डेवलपमेंट। ये होता है जब एम्प्लॉय पुराना हो जाता है, तभी मैंने इसको रेड पेन से अलग से मेंशन किया है। 6 है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या होता है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं एक एम्प्लॉय के लिए कि अगर आपने हमारे इस हिसाब से काम किया तो आपकी परफॉर्मेंस को हम अप्रेजल करेंगे। हम अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएट करेंगे, हम उसको चेक करेंगे कि आपने हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया है नहीं किया। अगर किया है तो हम आपकी प्रमोशन कर सकते हैं, हम आपको बोनस दे सकते हैं, हम आपको कमीशन दे सकते हैं, आपकी सैलरी बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी एम्प्लॉय की कमीशन, बोनस, सैलरी या बेनिफिट्स जो भी होते हैं वो परफॉर्मेंस अप्रेजल से निकल के आते हैं। उसके बाद है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन का मतलब होता है कि अगर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल में पूरा निकल के आ जाता है कि हाँ भाई उसका काम बहुत अच्छे से हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस के ज़रिए हमने चेक कर लिया होता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। जैसे अकाउंटेंट से हमने उसको सीनियर अकाउंटेंट बना दिया, अकाउंट्स मैनेजर बना दिया, ठीक है। उसके बाद है कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग का मतलब होता है कि हम उसके कैरियर को लेकर अगर प्लानिंग करते हैं कि वो आगे कितना आगे तक हम उसको कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। क्या हम उसे मैनेजर से अब अपने कंपनी में एग्जीक्यूटिव में शामिल कर सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट में शामिल कर सकते हैं। तो वो होता है एक एम्प्लॉय के लिए कैरियर प्लानिंग जो कि टॉप मैनेजमेंट करता है। और लास्ट में आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है कि जितनी भी ऐसी फॉर्म्स, जितने भी ऐसे तरीके जो एक एम्प्लॉय को बेनिफिट्स दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अब ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय को कंपनसेट किया जाता है तो 2 तरीके से किया जाता है। एक तो इन द फॉर्म ऑफ कैश, पैसे में, और एक इन कैश। सबसे पहले कैश में कंपनसेशन किया जाता है और उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश की फॉर्म में। कैश तो हो गया आपका वेजेस, सैलरी और आपका बोनस, कमीशन, और उसके बाद दूसरा होता है रिवॉर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। रिवॉर्ड्स का मतलब हो गया जैसे आपके बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री कर दी, आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दी, आपको ड्राइवर दे दिया, लैपटॉप दे दिया, फ़ोन दे दिया आपको, ठीक है, और सर्वेंट्स दे दिया घर के लिए, पेट्रोल के लिए खर्चा दे दिया आपको। तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया, घूमने के लिए आपको कंपनी की तरफ से फ्री ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है। तो ये वो बेनिफिट्स होते हैं जो आपकी कैश की फॉर्म में होते हैं, जो कंपनी की तरफ से आपको मिलते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि एक स्टाफिंग में कितने सारे काम होते हैं। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, कैरियर प्लानिंग एंड
compensation. तो lots of things are done in the staffing. तो staffing is not just choosing of a person for a job, it's a huge concept, wider concept. तो आज की क्लास में हमने स्टाफिंग का मीनिंग पढ़ा और उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ा. अगली क्लास में हम जितने भी हमारे ये स्टाफिंग के इंडिविजुअल स्टेप्स हैं इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. थैंक यू सो मच. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.